दोस्तों, क्या हाल है? आई होप तुम लोगों ने शाह भाई सीधे तो सुन ही ली होगी। हाँ भाई, मेरा रिएक्शन भी तो देख ही लिया होगा ना तुम लोगों ने। हो रही खून की बरसात है, कोई 8 महीने की बच्ची है, कोई स्टूडेंट अस्पताल में, अब कपड़े देख। अब देखो दोस्तों, क्लैरिफिकेशन के लिए मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि मैं एक हनी सिंह फैन हूँ। बाय हनी सिंह, ओ सॉरी, यो हनी सिंह, मैं पाजी बोलना तो भूल ही गया। उनकी डॉक्यूमेंट्री आ गई नेटफ्लिक्स के ऊपर और उस डॉक्यूमेंट्री में बहुत सारी चीजें बात करने को। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, अपना ओपिनियन बताऊंगा और कुछ चीजों के बारे में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में मेजरली। तो चलो शुरू से शुरू करते हैं। डॉक्यूमेंट्री की हाइप ऑलमोस्ट पिछले 1.5-2 साल से बनाई रखी थी हनी सिंह ने। जब हनी सिंह फुल फ्लेज्ड गेम के अंदर वापस आ गए तो उन्होंने वापस से प्रॉपर्ली म्यूजिक बनाना शुरू कर दिया था। अब भाई देखो, जैसे डॉक्यूमेंट्री शुरू होती रहा, भाई मैं बन जाऊंगा एकदम फैन बॉय, क्योंकि मैं हनी सिंह की ग्लिम्स देखता हूँ कि भाई वो पहले कैसा था, वो कैसे कैसे गाने निकालता था। भाई लाइक जब मैं 8-9 साल का था ना भाई, तो मैंने उनके गाने सुनने शुरू किए थे भाई। उस टाइम इंटरनेशनल विलेजर आई थी और मैं एकदम फैन बॉय था भाई उसका। तो मैं इस डॉक्यूमेंट्री के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड था एंड समवेयर आई नो कि भाई इस डॉक्यूमेंट्री की वजह से ना भाई सब अपनी इमेज ना थोड़ी व्हाइट वॉश और समझ रहे हो ना नैरेटिव सेट करने की कोशिश करते ही हैं। और पूरी डॉक्यूमेंट्री देखने के बाद मैं ये चीज बोल सकता हूँ कि हाँ भाई, नैरेटिव को पुश करने की कोशिश करी गई है कि हनी सिंह एक भोला भाला और सुधरा हुआ इंसान है। और पूरी डॉक्यूमेंट्री देखने के बाद मेरे को पता चला कि हनी सिंह ने कुछ चीजों के बारे में झूठ भी बोला है और कुछ चीजों के बारे में तो एंटायरली बात भी नहीं करी है। यस, हनी सिंह डिड नॉट टॉक अबाउट माफिया मुंडी एट ऑल। ना ही उन्होंने अपनी शादी के बारे में कोई भी बात करी कि उनका डिवोर्स कैसे और क्यों हुआ, क्योंकि उन्होंने एक MOU साइन कर रखा, जिसकी वजह से वो पब्लिकली किसी चीज के बारे में कोई बात बोल ही नहीं सकते ना। डॉक्यूमेंट्री शुरू होती है और हनी सिंह बता रहे होते हैं कि उनकी जर्नी कैसी रही है, उनको बीमारी कैसे हुई है। एनी स्ट्रेट अप गोज लाइक 7 साल कमरे में बंद करके अपने आप को वेट किया, मैं बहन की बाहर निकलो। और फिर एकदम से सारे के सारे ग्लिम्स आते कि कैसे उनका राइज हुआ, कैसे उनका फॉल हुआ, कैसे उनको बीमारी हुई, कैसे न्यूज चैनल्स में उनके बारे में बुरी बुरी बातें चल रही थी, मीडिया उनको बैश करे जा रही थी कि वो डोमेस्टिक करते हैं। शाहरुख खान ने उन्हें थप्पड़ मारा कि वो अपने गानों के अंदर मिसो प्रमोट करते हैं और निर्भया कांड से रिलेटेड चीजें भी हुई, चाहे फिर वो बलात्कार हो या फिर वॉल्यूम 1 गाना हो। मतलब ऐसी ऐसी बातें बोली जा रही थी कि हनी सिंह जो है उसकी तो पैदाइश ही गंदी है। और हनी सिंह इस डॉक्यूमेंट्री के शूट के दौरान कहता है कि आज मैं ना लोगों को एक सच बताने वाला हूँ जो आज तक मैंने कभी किसी को नहीं बताया है। अब डॉक्यूमेंट्री के अंदर होता क्या है कि भाई 7 साल बाद हनी सिंह वापस से एक शो कर रहा है और यहाँ से डॉक्यूमेंट्री की एक्चुअल शुरुआत होती है। यहाँ से डॉक्यूमेंट होना शुरू हो जाती है सारी चीजें। हनी सिंह बताता है कि भाई वो वापस हेल्थ से वापस आ चुका है और अब हनी सिंह बात करता है अपनी फैट लॉस जर्नी के बारे में, क्योंकि जो मेडिकेशन इतने सालों तक उनकी चली थी उसकी वजह से उनका फैट जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया था, उनका शरीर बहुत ज्यादा भारी और मोटा हो गया था। अपने पुराने दिन याद करते हुए हनी सिंह बताता है कि कैसे वो 15-20 जॉइंट जो एक दिन में फूक लिया करता था और वो वैसे रोज करता था। तो दोस्तों समझ रहे हो ना, दारू पीना ठीक बात है, ये सूखे नशे नहीं करने चाहिए, बट ऑनेस्टली गाइस जस्ट बी केयरफुल विद ऑल दीस थिंग्स। फिर हनी सिंह वापस अपने पुराने घर जाता है करमपुरा, जिसमें वो अपना पुराना घर देखता है, अपने पुराने दोस्तों से मिलता है और सारी चीजें होती है। भाई वहाँ पे वो अपने पूरे घर का टूर करा रहा होता है कि ये मेरा पीसी था, मेरे घर में कोई खिड़कियां नहीं थी, मेरा घर जो है एक ट्रेन कंपार्टमेंट की तरह है सीधा। उनके मम्मी पापा गानों के काफी ज्यादा शौकीन थे, वो RD बर्मन और मोहम्मद रफी सुनते थे बचपन में, इसलिए उनका जो इंटरेस्ट है वो म्यूजिक की तरफ इतना ज्यादा इंक्लाइन हुआ। लेकिन मुझे बस एक बात समझ नहीं आ रही कि RD बर्मन और मोहम्मद रफी जैसे लोगों से इंस्पायर होके इंसान ऐसे करे। फिर वो बताते हैं कि 20 साल पहले वो फेनम द डॉन से मिले। फेनम द डॉन, जी हाँ, वही फेनम द डॉन जो अब डिवाइन के लिए बीट्स बनाते हैं। तो उन्होंने जब उनको क्लब में परफॉर्म करते हुए देखा, तब हनी सिंह का एक्चुअल इंटरेस्ट जो है वो रैप के अंदर आया। उससे पहले वो खुद कहते हैं कि भाई मेरे को तो रैप लिखना भी नहीं आता था, ना मैं रैप करना चाहता था, मैं बस म्यूजिक बनाना चाहता था। वेल हनी भाई, ये बात तो हमें आज भी बताइए, आपको लिखना तो कहाँ ही आता है। 2005 के अंदर हनी सिंह को अवार्ड दिया गया था बेस्ट साउंड इंजीनियर के लिए फॉर द सॉन्ग खड़के गलासी, अमेजिंग सॉन्ग। अब यहाँ से उनकी जर्नी जो है वो प्रॉपर्ली म्यूजिक में शुरू हो गई थी। वो म्यूजिक करते गए, वो पॉपुलर होते गए और पॉपुलर होते गए और ज्यादा पॉपुलर होते गए। फिर उन्होंने 23 जनवरी 2011 में अपनी शादी कर ली अपनी वाइफ के साथ, नहीं मतलब अपने प्यार के साथ। भाई वो बचपन से जो उनका प्यार था शालिनी तलवार, उनके साथ उन्होंने शादी कर ली। नाउ भाई 2011 वाज द गेम चेंजर। भाई 2011 में 11 नवंबर 2011 को हनी सिंह ड्रॉप करते हैं इंटरनेशनल विलेजर्स। वाओ, हेलीकॉप्टर जा रहा है। दोस्तों तुम लोगों को हेलीकॉप्टर की आवाज आई क्या? भाई 2011 में जैसे वो ये एल्बम ड्रॉप करते हैं, हनी सिंह प्रॉपर तरीके से फट जाते हैं, मेन स्ट्रीम हो जाता है भाई वो बंदा। मतलब तुम समझ रहे हो ना, अब उसके गाने पूरे इंडिया में, हर स्टेट में, हर शहर में, हर गली में बज रहे हैं। भाई वो पीक पॉपुलैरिटी हासिल कर चुका है, वो टॉप आर्टिस्ट बन चुका है भाई इंडिया का। जैजी भी, एक पंजाबी आर्टिस्ट बताते कि एक आर्टिस्ट जो है ना वो फेमस तब होता है जब उसके गाने शादियों में बजने लग जाते हैं। मतलब अगर एक आर्टिस्ट के गाने शादियों में बजने लग गए ना, मतलब वो इंसान सक्सेसफुल हो चुका है। और भाई हनी सिंह के गाने उस टाइम हर शादी में बजते थे भाई, लिटरली हर शादी में। एक भी शादी ऐसी नहीं थी जिसमें हनी सिंह के गाने इसके पोते थे। तो इसका मतलब है दैट ही इज एवरीवेयर। भाई वो बॉलीवुड के लिए म्यूजिक बना रहा है, भाई वो शोज बजा रहा है, भाई उसको वो सारा एक्सपोजर मिल रहा है जो उसको मिलना चाहिए और जो उसको हमेशा से चाहिए था। और भाई एट द सेम टाइम हनी सिंह जो है ना वो बहुत ज्यादा नशे में पड़ गया भाई। अल्कोहल, ड्रग्स, वीड, ये सब वो सब इतना ज्यादा करने लग गया ना भाई वो इंसान की जिसकी कोई हद नहीं है। भाई इसने खुद बताया कि वो 15-20 जॉइंट पी जाता था एक दिन के। भाई 15-20 जॉइंट का मतलब तुम समझ रहे हो, भाई इंसान पागल हो सकता है उससे। और एग्जैक्टली वही हुआ वैसे। लेकिन वो अभी भी हिट्स पे हिट्स दिए जा रहा है भाई। उसके जितने गाने आ रहे हैं वो हर गाने भाई पूरे इंडिया में बजे जा रहे हैं, हर गाना पॉपुलर हो रहा है और हर गाना एकदम समझ रहे हो ना, तो मैं चाह रहा हूँ एकदम
भाई ब्लू आइज को 4 दिन के अंदर 2 मिलियन व्यूज आए थे यूट्यूब पे। भाई तुम लोगों को, जिन लोगों को पता है ना, उनको पता है कि भाई 2 मिलियन व्यूज उस टाइम पे कितनी बड़ी बात थी, वो भी सिर्फ और सिर्फ 4 दिन के अंदर। भाई स्टिल रिमेंबर भाई जब 2011 के अंदर भाई डॉप शॉप की म्यूजिक वीडियो आई थी ना, तो भाई मैं और मेरे सारे कजन्स, भाई एक बड़ा भाई था मेरा, उसके लैपटॉप के अंदर भाई बफर होते हुए डॉप शॉप की म्यूजिक वीडियो देख रहे थे हम। भाई इतनी ज्यादा हाइप मुझे कभी किसी चीज की महसूस नहीं हुई कि भाई 15-20 लौंडे एक साथ इकट्ठे होके एक लैपटॉप के अंदर बफर होता हुआ गाना सुन रहे हैं। और उस टाइम तो भाई ये फ्लेक्स भी हुआ करता था कि भाई हनी सिंह के गाने जो है भाई उसकी रैप लिरिक्स लिख के स्कूल में लेके जाओ और फिर भाई लोगों के सामने परफॉर्म करो। भाई उस टाइम ये प्रॉपर फ्लेक्स हुआ करता था भाई। आई होप तुम सब इस चीज से रिलेट कर पा रहे हो ना। अब 2-3 साल हो ही गए थे इन सब चीजों को, और भाई हनी सिंह भाई पीक पॉपुलैरिटी पे है। भाई वो रॉक स्टार भी कर रहा है, साथ में वो शाहरुख खान के साथ यूएसए के अंदर स्लैम टूर भी कर रहा है, और भाई नशे पीक पे चल रहे हैं और वर्कलोड भी एकदम पीक पे चल रहा है। हनी सिंह बताता है कि कैसे वो 10 दिन के अंदर, लिटरली 10 दिन के अंदर भाई वो 4 बार यूएसए ट्रैवल करा है उसने, क्योंकि उसको शोज भी करने हैं और उसको इंडिया में अपना रॉक स्टार का शूट भी करना है। भाई इवन सलमान खान उसकी स्टेज प्रेजेंस की काफी ज्यादा कॉम्प्लीमेंट करते हैं कि भाई मैंने उसको शो पे देखा था और मेरे को बहुत ही पसंद आया वो इंसान। अब हनी सिंह का डाउनफॉल होना शुरू हुआ 2014 में, जब वो स्लैम टूर में थे शाहरुख खान के साथ। वो शिकागो के अंदर थे, और अब हनी सिंह ने वो बात बताई जो वो कह रहे थे कि वो जिंदगी में पहली बार ये चीज किसी को बताने वाले हैं। वो कहते हैं कि उनको ना बहुत ज्यादा साइकोटिक सिम्टम्स आने शुरू हो गए थे, उनको ना बहुत वियर्ड फीलिंग आने लगी थी, और जब वो चीज बहुत ज्यादा बढ़ गई ना, तो उसके बाद उन्होंने अपनी मम्मी को और अपनी बहन को वीडियो कॉल करी स्काइप पे और बोला कि भाई प्लीज मुझे बचा लो, मैं बिल्कुल ठीक महसूस नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ मर जाऊंगा। देन वो ऑर्गेनाइजर्स को मना तक करता है कि भाई मैं स्टेज पे नहीं जाने वाला, मैं परफॉर्म नहीं कर सकता। फिर जब ऑर्गेनाइजर्स बोलते हैं कि नहीं नहीं भाई जाना ही पड़ेगा, तो भाई वो ट्रिमर पकड़ता है और अपना हेड शेव कर देता है। उसके बाद भी ऑर्गेनाइजर्स बोलते हैं कि नहीं नहीं भाई आप टोपी पहनो और शो पे परफॉर्म करो, तो भाई उसको वहाँ पे कॉफी मग दिखता है, वो उसको उठाता है और अपने सर पे मार लेता है, जिसकी वजह से उसको बहुत सारा खून आता है, उसको स्टिचेस भी पड़ते हैं, और फिर उसकी फैमिली उसको वापस इंडिया में लेके आ जाती है। अब आती है हनी सिंह की सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल और कॉन्स्पिरेसी वाली बात। ड्यूरिंग द शूट नेटफ्लिक्स का जो इंटरव्यूअर है वो पूछता है कि भाई 2014 में आप मिस इंडिया के लिए परफॉर्म कर रहे थे, जबकि 2012 में निर्भया कांड हुआ था। तो हनी सिंह इस चीज को लेकर काफी ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं, और वो कहते हैं कि भाई तुम मुझे इससे क्यों जोड़ रहे हो, नहीं अगर तुम्हें बलात्कार गाने के बारे में बात ही करनी है तो तुम लोग सीधा बोलो ना। फिर इंटरव्यूअर डायरेक्टली बोलता है कि हाँ तो भाई बलात्कार गाने के बारे में बताओ, और हनी सिंह क्लियरली मना करता है कि भाई वो गाना मैंने नहीं गाया है, फालतू में उस चीज को लेके मेरे ऊपर केसेस भी हुए। इवन हाई कोर्ट तक ने बोला कि हाँ वो गाना हनी सिंह ने नहीं गाया है और इस चीज की क्लियरेंस मेरे को मिल चुकी है। चलो ठीक है, मान लिया, मैं भी मानता हूँ कि भाई बलात्कार गाना जो है वो हनी सिंह ने नहीं लिखा, लेकिन फिर इंटरव्यूअर भी वही चीज पूछता है जो मेरे को पूछनी थी हनी सिंह से कि ठीक है बलात्कार गाना तो आपने नहीं गाया, लेकिन चूत वॉल्यूम 1 वो जो गाना है वो तो आप ही ने गाया है ना। So we know he didn't sing the song Balatkar, but he did sing the song Choot, right? और यहाँ पे हनी सिंह झूठ बोलता है, भाई वो स्ट्रेट फेस से मना कर देता है कि नहीं मैंने वो गाना नहीं गाया, और ये चीज मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। इंटरव्यूअर फिर से बोलता है भाई कम ऑन यार प्लीज तेरा ही गाना है वो, और वो कहता है नहीं वो गाना मेरा नहीं है। भाई इस दुनिया में इतने लोग हैं, भाई सबको पता है कि वो हनी सिंह का गाना है, सिर्फ उसके अलावा मुझे तो लगता है हनी सिंह ने वापस से कोई तो 15-20 जॉइंट मार लिए होंगे, 2-3 बोतल दारू पी दी होगी, उसने वो गाना बना दिया होगा और उसे खुद भी याद नहीं है। बट एट द सेम टाइम जब बादशाह और इक्का से पूछा गया इंटरव्यूज के अंदर कि भाई ये गाना तुम लोगों ने क्यों बनाया था, तो वो लोग क्लियरली बोलते हैं हम लोग बच्चे थे और हमने बचपने में ये गाना बनाया, हमसे गलती हो गई थी। फिर एक जेंडर एक्टिविस्ट की क्लिप प्ले होती है जिसके अंदर वो पूरे गाने को ऐसे डिकोड कर रही होती है कि पछिया पिंडा ने तेरी मारी साडे लन ने भी खिंची है तैयारी, खुदी तेरी अज लेके जावा जे न लीती था मैं जटना कहावा। और भाई वो मोमेंट मेरे लिए इतना ज्यादा शॉकिंग था कि भाई इस डॉक्यूमेंट्री के अंदर वॉल्यूम 1 की लिरिक्स पढ़ी जा रही है प्रॉपर, और उसको डिकोड करा जा रहा है इंग्लिश में कि इसका एक मतलब क्या है। हाँ भाई इनकलाब वालों बहुत डिसाइफर करते हो ना, हनी सिंह को बुलाओ और वॉल्यूम 1 डिसाइफर कराओ तब मानू। काश मैं तुम्हें वो क्लिप प्ले करके दिखा पाता, भाई वो क्लिप इतनी ज्यादा क्रेजी लगती है ना मेरे को भाई, इतनी शॉकिंग, मतलब मैं समझ नहीं पा रहा भाई कि वो हुआ क्या मेरे साथ। अब सेम वॉल्यूम 1 के लिए वही जितने सारे लोग थे उनसे पूछा गया कि भाई आपका इस गाने पर क्या कहना है, तो काफी लोग कहते हैं कि भाई हमने तो गाना कभी सुना ही नहीं, और मिलिंद गब्बर सबसे इंटरेस्टिंग आंसर देता है, वो कहता है भाई मुझे तो मजा आया, बहुत ग्रूवी गाना है। एंड ही इज नॉट रॉन्ग। देखो भाई तुम सबको भी भाई वो गाना बहुत ज्यादा पसंद आया, तुमने बचपन से लेके तुम आज तक भी उस गाने पे वाइब करते हो ना। मोरली वो गाना कितना भी गलत हो या जो भी हो, लेकिन दोस्तों वाइब तो तुम लोगों ने भी उस पे किया है। एंड द ओनली टाइम करण एंड ननकू वाज फीचर्ड ऑन दिस डॉक्यूमेंट्री। Tang tang tang, I love it. We grew it. Tang 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 tang. I will come on यार, नेटफ्लिक्स वालों डोंट डू डर्टी टू माय ब्रदर्स। वैसे जहाँ बच्चियों की बात हो रही हो वहाँ करुण और ननकू ज्यादा दूर रह नहीं पाते हैं, क्यों करुण भाई? गोरा बदन तेरा पतली कमर 16-17 साल की उम्र, आई मीन नो वंडर की वो हनी सिंह के दोस्त है यार। फिर वही सब चीजें टीवी पे हनी सिंह की बहुत ज्यादा बदनामी होने लगती है कि उसने बलात्कारी गाना गाया, वॉल्यूम 1 गाया, और एक स्पेशल इंटरव्यू आया था उसका सुधीर चौधरी के साथ। इवन दलेर मेहंदी टीवी पर आकर उनके बारे में बहुत ज्यादा बुरा बोलते हैं। और सुधीर चौधरी वाला जो इंटरव्यू था ना भाई, वो इतना ज्यादा हाइप्ड इंटरव्यू था क्योंकि हनी सिंह पहली बार पब्लिकली किसी न्यूज चैनल पर आकर बलात्कारी गाने के बारे में ओपनली बात करते हैं। एंड ऑफ कोर्स वो कहते हैं कि भाई ये गाना मैंने नहीं गाया या जो भी चीजें हैं। अब जब हनी सिंह वापस आ गए अमेरिका से, ही वाज
डायग्नोज्ड विद बाइपोलर डिसऑर्डर विद साइकोटिक सिम्टम्स। भाई हनी सिंह बताता है कि कैसे भाई वो पूरी रात जो है भाई वो चांद को देखता रहता था। उनको दिन बहुत ज्यादा लंबा लगता था, उनका दिन नहीं कटता था। काम तो उन्होंने छोड़ ही दिया था, वो बस पूरे दिन सोते रहते थे और रोते रहते थे। हनी सिंह बताते कि उसको असलियत और सपने में फर्क पता ही नहीं चलता था। भाई उनको कुछ भी चीजें दिखती थी, उनको लगता था कि कोई उन्हें मारना चाहता है। उनको लगता था कि उनके घर में जो पाठ चल रहा है तो किसी की मृत्यु हो गई है इसलिए उनका पाठ चल रहा है। फिर उनको लगता था कि भाई शायद मेरी ही मृत्यु होने वाली है इसीलिए पाठ कर रहे हैं लोग। और मतलब वो एकदम पागल हो चुका होता है भाई, उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। भाई वो असलियत में फर्क पहचानना ही भूल जाता है। फिर वो बताता है कि भाई वो एक जिंदा लाश की तरह घर में पड़ा रहता था जबकि उसके पापा काम पर जाते थे। फिर हनी सिंह काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं और वो रोते भी हैं और वो कहते हैं कि भाई मैंने आज तक अपने घर वालों के लिए कुछ नहीं किया। भाई मैंने तो पूरी दुनिया देख ली, उन्होंने कुछ भी नहीं देखा है। मैंने उनके लिए आज तक कुछ नहीं किया है। एंड दिस इज वेयर आई रियली फेल्ट हिम। फिर धीरे धीरे डॉक्टर की मेडिकेशन से हनी सिंह रिकवर होने लगे और उनका फैट बहुत ज्यादा बढ़ता गया। धीरे धीरे हनी सिंह रिकवर हुए, उन्होंने वापस से थोड़े बहुत शोज करने शुरू करे, थोड़े बहुत गाने करने शुरू करे। उन्होंने अपना कमबैक वापस से प्लान किया, उन्होंने वापस से म्यूजिक बनाना शुरू किया, उन्होंने वापस से रेगुलर लाइफ जीनी शुरू करी और धीरे धीरे करके वो रिकवर होते गए। उनकी मेडिकेशन काफी ज्यादा कम हो गई एंड एट दिस पॉइंट भी आई थिंक उनकी मेडिकेशन जो है वो चल रही है लेकिन थोड़ी बहुत चल रही है। फिर इतना सब हुआ ही था कि अब उनका डिवोर्स हो गया। उनकी वाइफ शालिनी तलवार ने उनसे 20 करोड़ की एलिमनी मांगी जिसका आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हुआ क्योंकि उनकी वाइफ ने उनके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस के केस भी लगा दिए थे उसके पूरे परिवार पे। फिर एक एमओयू साइन हुआ जिसकी वजह से भाई अब दोनों पब्लिकली एक दूसरे के बारे में बात नहीं कर सकते कुछ भी, बट मतलब हाँ करोड़ों में एलिमनी तो दे ही दी है। फिर अभी करंट स्टेटस ये कि भाई हनी सिंह नए गाने बनाया जा रहा है, लोगों को उसके गाने बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहे हैं क्योंकि पहले में और अब में जनरेशनल चेंज बहुत ज्यादा आ गया है। पहले लोग डिफरेंट वाइब के गाने सुनते थे, अब लोग डिफरेंट वाइब के गाने सुनते हैं। पहले जो उसकी ऑडियंस थी अब वो बड़ी हो चुकी है, वो शादी कर चुकी है। फिर हनी सिंह इस चीज को लेकर काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाता है और बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि भाई अब एक्चुअली करूँ तो करूँ क्या मैं। लेकिन हनी सिंह कहता है कि भाई मैं बिल्कुल भी हार नहीं मानूंगा, मैं वापस से पूरी मेहनत करूंगा और मैं वापस से दुनिया को अपने गानों को लेके पागल कर दूंगा। और इसी के साथ हनी सिंह की डॉक्यूमेंट्री फेमस खत्म होती है और वो कहते हैं कि पार्ट 2 के अंदर मैं और डॉक्टर ड्रे साथ में बैठे होंगे स्टूडियो में और वहां से मेरी डॉक्यूमेंट्री शुरू होगी। नाउ ओवरऑल इस डॉक्यूमेंट्री का अगर मैं रिव्यू दूं तो भाई एज ए चाइल्डहुड फैन भाई मेरे को काफी सारी चीजें बढ़िया लगी कि भाई मेरे को उनकी काफी सारी अनसीन क्लिप्स देखने को मिली और मेरे को एक ग्लिम्स देखने को मिला कि भाई ओल्ड हनी सिंह कैसा था। और भाई अगर मैं सच बोलूं तो मेरे को आधे टाइम तो भाई गूज़बम्स आ रहे थे भाई, बिकॉज यार पूरा बचपन उनके गाने सुनते हुए निकला है भाई। उनके गाने सुन के हम बड़े हुए हैं भाई इवन मैं आज तक उनका फैन हूँ। वॉल्यूम 1 जो है भाई मैं आज भी अपनी लाइव स्ट्रीम्स पर बजाता हूँ भाई। और सॉरी वो गाना तो हनी सिंह ने लिखा ही नहीं है। वन मोर थिंग आई वांट टू टॉक अबाउट इज हनी सिंह ने इस डॉक्यूमेंट्री के अंदर मेजर ऑफ द चीजों के बारे में बात करी ही नहीं है भाई। वॉल्यूम 1 वाला उन्होंने झूठ बोल दिया और माफिया मुंडीर का तो कोई जिक्र भी नहीं हुआ है उस चीज के बारे में। भाई उसके रैप करियर के अंदर माफिया मुंडीर का बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन था भाई उसकी सक्सेस के अंदर। या फिर जो भी एलिगेशंस लगे कि भाई रफ्तार लिल गुलू और बादशाह को क्रेडिट्स नहीं दिए गए उनके गानों को लेके, उन लोगों का तो कोई जिक्र भी नहीं है भाई डॉक्यूमेंट्री के अंदर। पूरी उन लोगों के बारे में कुछ नहीं बताया कि कब मिले, कैसे मिले, क्या मिले। तो ये जो डॉक्यूमेंट्री थी भाई काफी ज्यादा बायस्ड और एक तरफा थी। इसके अंदर हनी सिंह ने सिर्फ अपनी बीमारी के बारे में बात करी और लाइफ की काफी सारी चीजों के बारे में बात ही नहीं करी है भाई। डॉक्यूमेंट्री कंसिस्ट की भाई उसकी लाइफ में उन टाइम पीरियड के अंदर क्या क्या चीजें हुई है और उनमें से अगर आधी चीजें तुमने बताई नहीं है तो फिर ये डॉक्यूमेंट्री तो एक नैरेटिव सेट कर रही है ना भाई, एक एजेंडा पुश कर रही है। ओवरऑल देखो ये डॉक्यूमेंट्री लोगों को एंजॉयबल तो लग सकती है लेकिन इस डॉक्यूमेंट्री के अंदर आधी सच्चाई है क्योंकि आधी चीजों के बारे में तो बात ही नहीं करी गई है। और भाई मैंने अभी रिसेंटली बहुत तगड़े आर्टिस्ट को डिस्कवर करा है जिसका नाम है मैड माइक। भाई मैड माइक ने डेमियन ऑल्टर के साथ मिलकर गाना बनाया जिसका नाम है फ्रॉड। तो भाई मैं उनका गाना थोड़ा सा प्ले कर देता हूँ, अगर तुम लोगों को पसंद आए तो प्लीज जाके उनके गाने को पूरा सुनो और उनको बहुत सारा प्यार दो भाई। देखो दोस्तों जेन्युइनली सुन के आना, भाइयों को बहुत सारा प्यार देना भाई, ये तरक्की होनी चाहिए यार किसी की, तो समझ रहे हो ना तुम भाई, प्लीज गो। What is the scene? Something about you seems sus to me. What do you mean? Son ain't right about shit you speak. Who's your hero, Drake? Ponzi, Bankman, Freak? Nah, 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 nah.